सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉ किए, इसका कॉर्पस 10 साल बाद 1,59,00,000 हो सकता है। सर अगर अब कैलकुलेशन की बात करें 1.59 CR हो जाएगा। एफडी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एफडी में आप अगले 10 साल में तकरीबन 18 लाख का आप टैक्स पे करेंगे। म्यूचुअल फंड में अगले 10 साल में 10% ग्रोथ भी माने हम, तो आपका 1-1.5 लाख रुपए ही टैक्स पड़ेगा कंपेयर टू जो आप 18 से 19 लाख रुपए टैक्स पे करेंगे एफडी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू हमारा एम है कि फाइनेंसिस को इस वे में समझाना कि 7th ग्रेड के स्टूडेंट को भी इजीली समझ में आ सके। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन के साथ साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता, एंड इट्स गुड टू बी हियर। और मुझे जब भी कुछ फौजियों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है या उनको सिखाने का मौका मिलता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सर आज का टॉपिक है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP। वैसे तो ये सबने सुना है, पर इसके बेनिफिट्स और इसके वर्किंग के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, एंड इसका हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि एक SIP होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप सिस्टमेटिकली एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स म्यूचुअल फंड में फिक्स डेट को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका उल्टा होता है, जब अपने विड्रॉल की बात होती है तो होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके थ्रू आप जो अपना इन्वेस्टेड कॉर्पस है वहाँ से रेगुलरली एक फिक्स डेट में एक फिक्स अमाउंट अपने उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी मानिए पेंशन या मानिए मंथली सैलरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके काम आता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ रुपये को इन्वेस्ट करेगा। उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए उसने बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया। अभी वहाँ से वो रेगुलरली 50,000 रुपये विड्रॉ कर सकता है अगले 10 साल। और ये विड्रॉ करने के बावजूद भी उसका जो कॉर्पस है, अगर हम 10% एनुअल ग्रोथ भी माने तो उसका कॉर्पस भी बढ़ के 1.59 करोड़ हो सकता है। मतलब कि उसने 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉ किए, 1 करोड़ जो इन्वेस्ट किया, और वो केवल 10% बढ़ने पर भी उसका कॉर्पस 10 साल बाद 1,59,00,000 हो सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपकी पेंशन की भरपाई कर सकता है, आपकी सैलरी की भी भरपाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पेंशन की तरह वर्क करता है। बिल्कुल पेंशन की तरह काम करता है, लेकिन पेंशन में क्या होता है, जब आपको पेंशन मिलती है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है, क्योंकि जनरली आपको उसमें DR मिलता है, डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। सर्विंग में DA मिलता है, बाद में डियरनेस रिलीफ मिलते हैं। तो आपकी जो ज़रूरतें हैं उस पर वो पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है थोड़ी कम होती चली जाती है, परचेज पैरिटी बोलते हैं। तो उसकी भरपाई के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, क्योंकि इसमें ना केवल आपका पैसा बढ़ता रहेगा बल्कि आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस भी कम लगते हैं। और रेगुलरली आपने जितना अमाउंट बोला है उतना आपके अकाउंट में आ सकता है। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अगर इसी अमाउंट को मैं FD वगैरह में डालूंगा तो मुझे, अगर मैंने अमाउंट इंटरेस्ट से ज़्यादा निकाला तो मुझे पेनल्टी लग सकती है, जहाँ पे वो भी नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। सर अगर अब कैलकुलेशन की बात करें तो क्या आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं जिससे कि हमारे व्यूवर्स को इजीली समझ में आ सके। यस, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कर्नल गुप्ता हैं जो 54 साल में रिटायर हुए हैं और उनके पास कॉर्पस मिला है 1 करोड़ रुपया। तो उनके पास 1 करोड़ जो रुपया है, उनके पास 2-3 ऑप्शन है। ट्रेडिशनली सोचें तो उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से किराए पे अपना जीवन व्यतीत करें, या किसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, मान लो कि FD है या सीनियर सिटीजन सेविंग्स की, इन वगैरह में इन्वेस्ट कर दें। तो इनमें लेते हैं। मान लीजिए वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 करोड़ का घर जो आज कर्नल गुप्ता लेंगे तो उसमें उनको 1 करोड़ के घर पे 20 से 25,000 रुपये किराया ही मिलेगा, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है हमने 2 से 2.5% है, तो उनको 20,000 रुपये मंथली किराया मिलेगा। तो पूरे साल में उनको 2,40,000 मिलेंगे 1 करोड़ में। और वो 10 साल तक उनको घर रखा। 10 साल में कोई एश्योरिटी नहीं है कि उसका कॉर्पस या उतना महंगा बिक जाएगा, वो या उतना अप्रिशिएट हो जाएगा, क्योंकि पिछले 10-15 साल में इतना अप्रिशिएशन नहीं रहा है। तो प्रॉपर्टी के थ्रू तो उनको इतना ही मिलेगा, 20,000 पर मंथ।
अगर वो किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनली बोला जाता है कि एफडी में या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाओ, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो अपनी एक लिमिटेशन होती है, 30 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते। मान लीजिए एफडी में लगाते हैं, आज के दिन 7-7.5% रिटर्न मिल रहा है, तो उस पर उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगर उनको मान लीजिए 7.5 लाख भी मिलते हैं, तो 7 उनको कटा के तो कुल उनको 5 लाख ही मिलेगा। देखो कि 30% टैक्स लगेगा, तो वो महीने में 41 से 42 हज़ार पर मंथ ही ले पाएंगे। उनको बीच में जरूरत पड़ी ज़्यादा पैसे की तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन पर फिर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, पेनल्टी लगेगी एफडी ब्रेक करने पे। तो ये हो गया। लेकिन अगर वो इस फंड को, जो 1 करोड़ रुपया है, उसको एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाते हैं, और मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड स्कीम केवल 10% भी रिटर्न देती है, तो उस 10% पे ही वो अपने इस अकाउंट से 50,000 रुपये महीने निकाल सकते हैं। और 50,000 रुपये निकालने के बावजूद भी उनका जो कॉर्पस है 1.59 CR हो जाएगा, जो कि एश्योरिटी नहीं है कि प्रॉपर्टी या एफडी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आप ज़्यादा उसमें से निकाल सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सबसे ज़रूरी है कि वो फिक्स डेट में आपके अकाउंट में आ जाता है। रेंट में तो आपके पास अगर वो किराएदार नहीं है, किराएदार ने खाली कर दिया, नया किराएदार नहीं मिला, तो वो भी रिस्क है। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जो टैक्स लगेगा वो बहुत कम लगेगा। एफडी में आप इस अमाउंट की एफडी करेंगे 1 करोड़ की और 42,000 रुपये पर मंथ भी लेंगे, तो आप अगले 10 साल में तकरीबन 18 लाख का आप टैक्स पे करेंगे। म्यूचुअल फंड में पहले साल आपको कुल टैक्स लगेगा 5 से 6 हज़ार रुपये का, और अगले साल तो 0 टैक्स लगेगा। तो इसमें आपका टैक्स भी उसका हार्डली 2 से 3% ही लगेगा। अगले 10 साल में म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर 10% ग्रोथ भी माने हम, तो आपका 1-1.5 लाख रुपए ही टैक्स पड़ेगा, कंपेयर टू जो आप 18 से 19 लाख रुपए टैक्स पे करेंगे एफडी के थ्रू। तो ये इसके फायदे हैं। तो सर ये एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशन लगता है। बिल्कुल। तो लेकिन एसडब्ल्यूपी में कोई रिस्क भी होता है? यस, देखो रिस्क फ्री तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो एसडब्ल्यूपी भी, क्योंकि एफडी भी आपकी रिस्क फ्री नहीं है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो एसडब्ल्यूपी और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री तो नहीं है। बट रिस्क ये है कि आप जो इसको स्टडी बनाने के लिए, तो आप क्या करें, अपने विड्रॉल रेट को लिमिटेड रखें, ज़्यादा लालची ना बने। दूसरा, जो आप जब इन्वेस्ट करें तो उसको डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करें। इसको रिस्क को मिटिगेट करने के 2-3 तरीके हैं कि जो अपना जो विड्रॉल रेट है, हालांकि म्यूचुअल फंड में तो 10-12% नॉर्मल रिटर्न्स दिए हैं हिस्टोरिकली, आप अपना विड्रॉल रेट 4 से 6% के बीच में रखें। तो 1 करोड़ से आप 6 लाख रुपए तक का ही विड्रॉ करने का प्लान बनाएं। दूसरा, अपने जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है उसको समझ के करें और उसको डाइवर्सिफाइड वे में करें। और एक बार इन्वेस्ट किया हुआ अगले 10 साल शायद ऑप्टिमम ना रहे, तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करें। ये 2-3 तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो जो आपने रेगुलर इनकम के लिए बनाया है, वो उसकी रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। इसमें 2-3 लोगों के वहम होते हैं, या 2-3 लोगों का अपना सोच होता है कि ये क्लास के म्यूचुअल फंड टोटली सेफ होते हैं। देखो, सेफ कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं डेट फंड सेफ है, लेकिन पिछले 4-5 साल में डेट फंड ने ही रिटर्न नहीं दिए। तो आप बाय एंड फॉरगेट नहीं हो सकता, आपको अवेयर रहना और टाइम टू टाइम एक्शन भी लेना है। सर एक और सवाल, एसडब्ल्यूपी के केस में टैक्स इम्प्लीकेशन कैसे होता है? देखो, एसडब्ल्यूपी भी टैक्स फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इसमें टैक्स बहुत ही कम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में जब आप 50,000 रुपये तक ले रहे हैं म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी से, तो उसमें आपका 1/15 ही टैक्स लग रहा है। मतलब कंपेयर टू 18-19 लाख रुपए आप जो एफडी के थ्रू विड्रॉ करने में लगाएंगे, इसमें लगेगा 1,40,000 पूरे 10 साल में। और कुछ साल तो 0 होगा। अगर आपकी ग्रोथ हुई तो वो 0 भी टैक्स भी हो सकता है। लेकिन टैक्स कैसे होता है? तो एसडब्ल्यूपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको विड्रॉ करते हैं, तो हर साल आपको 1,25,000 रुपये का गेन्स टैक्स फ्री होता है। और उसके ऊपर जो गेन्स होते हैं, ये 1.25 लाख से ऊपर वाले जो गेन होते हैं, उसमें केवल 12.5% टैक्स लगता है, कंपेयर टू 30% टैक्स दैट वी ऑल पे इन एफडीज एंड अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो एक टैक्स के मामले भी काफ़ी ऑप्टिमम और काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसलिए एसडब्ल्यूपी को समझना
और उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। Okay. हमारे तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो अपनी रेगुलर इनकम नीड्स के लिए SWP का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके सर, अगर कोई SWP करना चाहे तो उसको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? तो अगर मैं ब्रॉड स्टेप्स की बात करूं, 4-5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करिए कि आपको कितनी इनकम की ज़रूरत है और अपना आपके पास कितना कॉर्पस है। वो डिसाइड करने के बाद में आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जांच करिए, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप कंफर्टेबल रहेंगे, वो करिए। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं और आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं तो खुद कर लीजिए, अदरवाइज एडवाइजेबल होगा एक फंड एडवाइजर के थ्रू, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो उससे आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपको ये इजीली सेटअप कर देगा। उसके बाद में जब आपका जो इंश्योर करें कि आपके जो फंड सिलेक्शन है वो एक डाइवर्सिफाइड वे में है, क्योंकि एक आप तो अगले 10 साल के लिए SWP का प्लान बना रहे हैं, तो अगले 10 साल के लिए वो एक ही एसेट क्लास नहीं हो सकती। कुछ छोटे पीरियड का टाइम जो है, साल 2 साल का आप डेट फंड में डालिए, उसके बियॉन्ड बैलेंस फंड, मल्टी एसेट फंड, और 8-9 साल के ऊपर वाला तो एग्रेसिव फंड भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अपना ये फंड सिलेक्शन कीजिए और फिर उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करिए और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसको अलाइन करिए और पूरे टाइम के दौरान अवेयर रहिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। और बीच बीच में पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि टैक्स रूल्स भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने फंड्स को अलाइन करना है जिससे कि आपको रिटर्न्स टैक्स ऑप्टिमाइज मिले। बीच बीच में हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने फंड्स को अलाइन करना है। और यही हम कुछ स्टेप्स जो हम अपने इन्वेस्टर्स को फॉलो करके उनका फ़ायदा कर रहे हैं। ओके। जहाँ तक SWP सेटअप का इशू है, तो आसानी से आप किसी भी AMC में इस फंड से आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसमें ये आसानी से सेटअप कर सकते हैं। क्लिक ऑफ द बटन पे ही सेटअप हो जाता है और क्लिक ऑफ द बटन पे ये स्टॉप भी हो सकता है। बीच में आपकी फाइनेंशियल गोल चेंज हो गए या फाइनेंशियली सिचुएशन बेटर हो गया, आप नहीं विड्रॉ करना चाहते तो आप कभी भी इसको रोक भी सकते हो। तो आपका जो कॉर्पस है वो उस पर आपको गेन्स भी देता रहेगा। सर, आपने जो इंसाइट्स दिए हैं वो हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हैं। उनको अब समझ में आ गया होगा कि SWP होता क्या है, और स्पेशली फॉर द ऑफिसर्स जो पेंशन के साथ साथ एक रेगुलर इनकम भी चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिट है। सर, आपका कोई फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मैं अपने फौजी फ्रेटर्निटी को बताना चाहूँगा कि SWP एक बैटल स्ट्रेटजी की तरह है जिसको यूज़ करके आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें ज़रूरत होगी आपको कि आप अवेयर रहें, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी अवेयरनेस रखें और इसमें आप डिसिप्लिन रखें और प्रोएक्टिवली करके आप उनको एक अच्छी पेंशन के साथ साथ एक सेकंड इनकम सोर्स भी ये आपके लिए हो सकता है। और हमारे सारे इन्वेस्टर्स तो ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हम ना कि उनका कॉर्पस को ग्रो कर रहे हैं बल्कि उनको रेगुलर नीड्स के लिए, क्योंकि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपने पैसा भी खर्च करना है, तो उसको खर्च भी कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर रहे हैं और उनका पैसा ग्रो भी हो रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को समझें और ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।